हे गाइस, दिस इज कृष्णा और आज आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश के पूरे कंप्लीट सेशंस जो कि सीटेट और भी अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको इंग्लिश जो कि एक एलियन लैंग्वेज मानी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, कुछ एजिलिटी डेवलप करना, कुछ इंक्विजिटिवनेस डेवलप करिए, तब जाकर आपको ये भाषा समझ में आएगी। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको हिंदी भी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम टारगेट हमारा ये है कि इंग्लिश को जाने। तो मैं 2 मिनट लूंगा आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बता दूं कि भैया जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने ढेर सारे अपने डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स ओपन करना शुरू किया। तरह तरह की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और भी कारखाने और जितने भी तरह के क्लर्कियल काम हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशंस, रजिस्ट्रेशंस के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए। इस डिपार्टमेंट में जो भी लैंग्वेजेस होती थी वो होती थी इंग्लिश। तो इसी वजह से हमें इंग्लिश सिखाया गया यूनिवर्सिटीज और प्राइमरी स्कूल्स में। तो इंग्लिश हमें सिखाने के पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ था कि हम ऐसा ब्राउन इंडियन बना दें, ठीक है, जो काम हमारे लिए करे, अंदर से वो प्योर अंग्रेज हो, ऊपर से वो भारतीय दिखता हो, उसको ब्राउन इंडियन का नाम दिया। तो अगर कभी आपसे पूछे कि ये जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या सीटेट में जो पेडागोजी का इंग्लिश का सेक्शन है या फिर इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है या फिर कम्युनिकेशन में, लर्निंग्स में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, इन सब जगह पर जो इंग्लिश आती है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन, वॉइस है, ये सारे सेक्शंस हमें लॉर्ड मैकाले की वजह से मिले। तो 2 मिनट का इंग्लिश का इतिहास हो गया। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेने से, वो चीज कहते हैं ना, दुश्मन के बारे में जान लो तो थोड़ा आसान होता है। तो ये थोड़ा मैंने आसान कर दिया कि इंग्लिश क्या है। अब आप कहेंगे कि सर अंग्रेज तो चले गए, तो डेफिनेटली सोचो कि जो भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस अंग्रेज छोड़कर चले गए, उसमें कौन सी भाषा चलती है आज भी? जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। कोई भी मेल्स या फिर कोई भी कंप्यूटर पर आप जो है अपने टाइप करते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, वो भी इंग्लिश में है। तो इस वजह से हमें फिर से इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई टीचर हो या कोई जो है एम्प्लॉय हो या फिर कोई ऑफिसर हो, उनको स्टाफ सेक्रेटेरिएट से लेकर यूएनओ से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो इसलिए उसको चाहिए इंग्लिश में। तो सारे मेल्स और सारी कम्युनिकेशन अब होती है हमारे वर्ल्ड लेवल पर जुड़ गई, आपस में कोर लेवल पर कनेक्टेड है। तो जिस वजह से हमें इंग्लिश में ही सारी चीजें मेल्स की रिप्लाई करनी होती है। और अगर आप ऑफिसर या टीचर हैं और आप इंग्लिश ग्रामर गलत लिखते हो, आप कुछ पढ़ते समझते कुछ हो, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होनी। दैट्स वाई आज की क्लास में आई हैव just started the introduction of English and I am literally going to explain the topic of CTET examinations and their syllabus. पहले सिलेबस बताऊंगा, हल्का सा जानते तो सबको ही हो। सिलेबस पर डिस्कशन करने से एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा उनके रूल्स रेगुलेशंस और एग्जाम में क्या आएगा उसको सीखने से संबंधित। तो पहले मैंने सरल भाषा में एक अच्छी कॉम्प्रिहेंशन पावर आप लोगों के अंदर, एक सोच का दायरा विकसित किया। तो ये बहुत जरूरी होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन, जब जो कि आपको सीटेट में पता होना चाहिए। जब भी आप सेलेक्ट होकर पढ़ाने जाओगे तो आपका स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल आपको यही चीज सिखाएगी जो इंग्लिश पेडागोजी जिसको कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करेंगे इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज समझना कि 2 चीजें इंग्लिश में हमें पढ़नी है। मैं सिलेबस टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन चीजों को टच कर रहा हूं जो सिलेबस को भी टच करते हुए चलेगी। ठीक है, कैसे आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, मैं सीधे ऐसी चीजों पर पॉइंट आउट करूंगा कि आपका सिलेक्शन होने पर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और बीच में सिलेक्शन की चीजों के लिए हम लोग प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि इंग्लिश 2 तरीके से पढ़ी जाती है। पहला ट्रेडिशनल इंग्लिश जो कि आपके एग्जाम में आएगी, और दूसरी एडवांस इंग्लिश जो कि आपके मेल्स, न्यूज़पेपर, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशंस को समझने, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैबिंग कॉम्प्रिहेंडिंग पावर को जो है शो करता है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो जो चीजें आती हैं वो सब लोग जानते हो। एक बार हल्का सा टच करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हमारा ग्रामर का सेक्शन आता है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच
वॉइस और नरेशन को सेक्शन को कवर अप करता है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, और साथ ही साथ नरेशन का सेक्शन। ठीक है, इन सारी चीजों में आपका प्रोज और पोइट्री का भी 15 क्वेश्चन का नंबर आता है, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बोलते हैं। अब एक प्रोज मतलब कि ड्रामा या किसी प्ले का जो है पार्ट हो सकता है, आपको इसके लिए अपना लिटरेचर का सेक्शन भी थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। और दूसरा सेक्शन जो होता है वो आपका पोइट्री होता है, कि भैया कुछ ऐसी चीजें भी, फीलिंग्स वाली चीजें, कहते हैं लोग इंग्लिश में फीलिंग नहीं होती, लेकिन इंग्लिश में ही बड़ी बड़ी पोइट्रीज लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, पीबी शैली, या फिर आपने सुना होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने अपनी असली फीलिंग्स दिखा दी, वो भी प्रोज और पोइट्री के माध्यम से। आपने सुना होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बड़ा अच्छा बुक, वो कहानी थी पोर्फिरियाज लवर, उसमें फीलिंग और जो इमोशंस का कॉम्बिनेशन है। देखा होगा आपने शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामाज, ठीक है, मैकबेथ है, ओथेलो है, तो इन सब में भी आपको फीलिंग वाली इंग्लिश दिखेगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं होती, नहीं, बिल्कुल होती है, आप उसका सही यूज करना चाहिए। इसके लिए हमारा जैसे व्याकरण में अलंकार होता है, इन द सेम वे देयर इज फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो लेट अस सी, ये तो हम पढ़ेंगे ही ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस नरेशन के साथ हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रोज पोइट्री भी पढ़ेंगे, जो कि ट्रेडिशनल सेक्शन है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशंस, ओनोमोटोपोइया, या ऐसे ऑक्सीमोरॉन, एलिटरेशन, ऐसे करके बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। They literally enhance the decoration of the sentences and even the full play or drama or the poetry. Okay, so only you'll have to pay attention on the rules and regulations. Almost there are 200 rules of the grammar, and you'll have to learn all the vocabularies that will be the part of the advanced level. तो अब हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं मान को चलिए किसी का लेटर एप्लीकेशन या ईमेल्स ऑफिशियल, किसी जो है कंपनी की, LIC की 10 पेज की, 20 पेज की, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें कब समझ आएगी? जब हमारी कॉम्प्रिहेंडिंग रीडिंग पावर अच्छी होगी। तो मेरा 2 टारगेट होगा, अब समझ गए होंगे सब लोग, कि ये सेक्शन तैयार कराने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूल रेगुलेशंस के बारे में और ट्रेडिशनल इंग्लिश का सेक्शन टच करूंगा। इसमें कुछ टीचिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशंस का सेक्शन जो कि पेडागॉगी का सेक्शन है। कुछ तेज बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश बच्चे क्लास में होते हैं। क्वेश्चंस में कभी आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेक्शन में एक टीचर को किस तरह से सिखाना चाहिए। संप्रेषण, कम्युनिकेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें टीचिंग करते करते ही मैं वो आपको बिहेवियर में ही सिखा दूँ। मतलब अप्लाइड चीजें और थ्योरेटिकल चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। और तो और हम जो एडवांस लेवल की चीजें पढ़ेंगे वो हमारी वोकैबुलरी का भी सेक्शन होगा। जब कभी भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करते हो, ड्रामा या प्रोज, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, कि आपको सेंटेंस ही समझ नहीं आया। बहुत सारे बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेस करने की बजाय वो एक ही पैसेज को 3-4 बार पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती। ना समझ में आने का केवल एक रीजन, एंड दैट इज वन एंड ओनली, दैट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स दैट लिटरली आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट टू देम, but that is literally not very difficult because they are not knowing the exact meaning of that thing. So their learning power is weak, their remembering power is weak. That's why उनको words clear समझ में नहीं आते। ठीक है, अब words नहीं समझ में आएगा तो पैसेज नहीं आएगा, पैसेज नहीं आया तो 15 नंबर तो गया। ठीक है, अब पैसेज समझ में नहीं आया तो कॉन्फिडेंस एंड मोरल्स डाउन होता है, जिसकी वजह से उनका ग्रामर का सेक्शन भी गलत होने लगता है। इवन मैं तो ऐसा कोई नहीं जानता, इवन प्रोफेसर्स लोगों से भी मैं मिला हूं, वो भी ग्रामर गलत लिखते हैं। IAS का भी एक नोट उठाकर देख लो, IAS जो बन चुके हैं उनके भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट लिटरली पेइंग अटेंशन ऑन द ग्रामर। जबकि अब कंप्यूटर पे टाइप करोगे तो ग्रामेटिकल प्रेडिक्शन ऑन कर देने से वो सही हो जाता है, लेकिन हैंड रिटन में ग्रामेटिकल भी गलत होता है। तो मेरा 2 टारगेट होगा, पहला कि मैं ग्रामर सेक्शन ट्रेडिशनल इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ अच्छी वोकैबुलरी पावर भी सिखाऊंगा, और इतनी चीजें पढ़ाऊंगा कि जिससे आपका एग्जाम भी निकले,
प्लस आप जब कभी भी जॉब में जाओ तो आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज बता सको कि बच्चों ग्रामर और इंग्लिश का आगे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी जुड़ चुका है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज, मल्टीनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, इसलिए इंग्लिश पर बहुत अच्छा फोकस करिए। एंड ये था हमारा ओवरऑल एक जो है हल्का सा फ्लो इंग्लिश को समझने के लिए। मेरी अपनी दूसरी क्लास में मैं कुछ ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी कैसे याद करें विजुअल ऑडियो इफेक्ट के साथ उसे पढ़ाऊंगा और काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से बहुत सारी मूवीज पिक्चरें एक बार ही गाना सुन लो तो याद हो जाता है, तो ठीक इसी तरह से मेरे वीडियोस भी देखोगे तो बाकी सारी चीजें जैसे ग्रामर के रूल्स हैं, एक एक रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स, फिर उसके टफ एग्जाम्पल्स, फिर वोकैबुलरी को तोड़कर उसका रूट वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स के थ्रू पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर सकता है एक इंसानी दिमाग। What you'll have to do is to be in the classroom and try to have some patience and try to be inquisitive and shabby both in my classroom, and that will be the best thing between you and us. तो चलिए अगली क्लास के लिए जो कि ग्रामर और वोकैबुलरी का होगा उसके लिए तैयार हो जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।